बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में। देखो, जब सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं या डिवीजन के बारे में बात करते हैं, तो सेल की दो प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो ये समझिए, हम देखते हैं कि सेल की दो प्रॉपर्टी होती है, सेल ग्रोथ और दूसरी चीज होती है सेल डिवीजन। सेल की ग्रोथ होती है और सेल का डिवीजन होता है, बट इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप। बट इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, व्हाट इट, जिसको हम लोग यहाँ पर सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में पढ़े। सेल की ग्रोथ से क्या मतलब है, ये देखिए, बहुत जनरल बात आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास सेल सेल की ग्रोथ हो गई, दिस इज द सेल ग्रोथ। की सेल की ग्रोथ का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म एनहेंस। यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ है, साइटोप्लाज्मिक एनहेंसमेंट हुई है बेसिकली। देयर इज द साइटोप्लाज्मिक एनहेंसमेंट। तो सेल का साइज बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक एनहेंसमेंट, यानी ग्रोथ। उसके बाद जब भी सेल का डिवीजन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी सेल का डिवीजन होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए न्यूक्लियस है, देयर इज अ न्यूक्लियर इलोंगेशन टेक्स प्लेस। साइटोप्लाज्मिक एनहेंस हुआ, न्यूक्लियर इलोंगेशन, सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होता है। देन उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, कभी भी डिवीजन होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कभी भी सेल का डिवीजन होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एंड न्यूक्लियर डिवीजन, दिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन सबसे पहले होगा, एंड इट इज टर्म्ड एज कैरियोकाइनेसिस। इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस, और सिस आपने पढ़ा होगा, सिस मतलब यहाँ पर डिवीजन, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थर्मोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस। आफ्टर दैट देयर इज अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, देयर इज अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ साइटोकाइनेस। साइटो मतलब कि सेल, और सिक्स मतलब फर्दर वही बात, डिवीजन। ये हमारे पास हो चुका है यहाँ पर क्या भैया, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो जब हम सेल को इतने जूम लेवल पे पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यही चीज हमारे पास क्या कहलाती है भैया, ये चीज हमारे पास साइटोलॉजी कहलाती है। चैप्टर नंबर 8 में भी हम लोगों ने ये बातें पढ़ी थी सेल के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा फर्दर एक अलग टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसे हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बात करें। ठीक, सेल डिवीजन में हम लोगों ने वहां पर एक चीज और भी देखी थी उस चैप्टर के अंदर, कि लास्ट जो टॉपिक था जहां पर हमने देखा था कि किस किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पर स्पिंडल फाइबर्स हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रोमेयर पढ़ा था, सेंट्रोसोम पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है किस तरीके से कौन कौन से केस में, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँ। तो इस तरीके से सेल का डिवीजन होता है नॉर्मल प्रोसीजर में, मैंने आपको बताया। लेकिन इसको जब थोड़ा सा जूम करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास ग्रोथ फेज, इट इज कॉल्ड द आई फेज। ग्रोथ फेज को हम लोग यहाँ पर आई फेज बोलते हैं, यानी कि इंटरफेज। ठीक है, ग्रोथ फेज मेरा आई फेज कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। और जो डिविजनल फेज है, दिस इज कॉल्ड द एम फेज, वो मेरे पास यहाँ पर एम फेज कहलाता है, यानी कि माइटोसिस या फिर मेयोसिस।
वो मेरा माइटोसिस कहलाता है या फिर मियोसिस कहलाता है। किस तरीके से डिवीजन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये साइकिल का मतलब होता है जो चीज जहां से स्टार्ट होती है वो चीज वहीं पर एंड होती है। यहां से लेकर के यहां तक का जो फेज है, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज, हाई फेज और इंटरफेज। अब जो ग्रोथ फेज होता है मेरा, वो भी ऑलरेडी 3 फेज में डिवाइड होता है। 3 सब फेजेस के अंदर वो डिवाइड होता है मेरे पास यहाँ पर। इसमें पहले आएगा G1 फेज, फिर S फेज और फिर होता है G2 फेज। यानी ग्रोथ फेज के अंदर भी 3 सब फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और देन उसके बाद होता है हमारे पास डिविजनल फेज। जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ ये मेरा डिविजनल फेज होता है, यानी कि M फेज। और ये जो M फेज है ये भी फर्दर सब फेजेस में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो ये मेरा एम फेज कहलाता है। और देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर होता है इधर में साइटोकाइनेसिस, और वहीं पर है मेरे पास जी नोट फेज। दिस इज कॉल्ड द जी नोट फेज, मतलब कि सेनिसेंट फेज बेसिक। तो कई बार क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि जीवन फेज के बाद क्या होगा, और नीचे एस फेज ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में कुछ और लिखा होगा कि देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपेंस टू अ सेल आफ्टर एम फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में एम फेज के बाद सेल के अंदर क्या चीजें होती है, किस किस तरीके से क्या क्या सीक्वेंस या इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं, कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड कौन से फेज में होते हैं, करेक्ट सीक्वेंस पूछी जाती है। तो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है कि G1 होता है टेस्ट फेज, G2 फेज PMET, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कई बार सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि किसी किसी सेल के अंदर हम देखते हैं कि जीवन फेज की जो लेंथ होती है, ग्रोथ फेज ज्यादा होता है, डिवीजन फेज बहुत जल्दी हो गया। मान लो ये काम 10 मिनट में, ये काम 2 मिनट में। किसी किसी के अंदर ग्रोथ फेज 10 मिनट में हो रहा है, डिवीजन फेज 2 मिनट में हो रहा है, किसी में ग्रोथ 2 मिनट में हो रही है, डिवीजन 10 मिनट में हो रहा है। तो ये भी पूछा जाता है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक सेल के अंदर यहाँ पर किस तरीके से ये चीजें होती है। जैसे मैमेलियन सेल होते हैं, तो लॉन्गेस्ट और मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल के अंदर हमारे पास, वो कौन सा फेज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो एस फेज होता है, यानी जो सिंथेसिस फेज होता है, वो मेमेलियन सेल के अंदर लॉन्गेस्ट होता है, मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल का सिंथेसिस फेज। एक एक करके इन सारे फेजेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ और फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ग्रोथ फेज के बारे में। ग्रोथ फेज के बारे में तो देखो, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सबसे पहले ग्रोथ फेज। तो यहाँ पर अगर ग्रोथ फेज बोल रहे हैं तो भैया ग्रोथ फेज के अंदर होता क्या है, समझे। ग्रोथ फेज को ही बोला गया यहाँ पर इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज बोला जाता है। इसी को हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि दो
डिविजन्स के बीच में होता है। एक तो मान लो एम डिवीजन ये वो है ना, फिर ग्रोथ फेज फिर एम, तो दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का फेज होता है। तो इसी वजह से हम इसको यहाँ पर रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर मेरे पास 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2। G1 फेज को ही बोला जाता है गैप 1, S फेज को बोला जाता है यहाँ पर सिंथेसिस फेज, और G2 को बोला जाता है गैप 2। ये 3 फेज होते हैं। एक चीज हमें समझ में आए कि ग्रोथ फेज के दौरान क्या चीज होती है, साइटोप्लाज्मिक एनहेंसमेंट होती है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। ठीक है जी। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल का डिवीजन होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम जनरली बात डिवीजन ऑफ सेल डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो एनिमल्स के रिस्पेक्ट से, प्लांट्स के रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले लेकिन ग्रोथ फेज के बारे में बात करते हैं। तो जब ग्रोथ फेज के बारे में बात करते हैं तो इंटरफेज हाई फेज है, एक रेस्टिंग फेज है, बिकॉज इट गोइंग टू सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन टू स्टार्ट सेल डिवीजन एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इट। गॉट इट। तो ग्रोथ फेज हमारा नॉन डिवाइडिंग फेज भी है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। जीवन फेज गैप 1 फेज में सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है एंड ग्रो कॉन्टिन्यूसली, और कुछ नहीं होता। सेल बेसिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कॉन्टिन्यूसली। यानी कि मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पर सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये सेल होगी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पड़े एंड देयर इज ए एनहांसमेंट। ये सेल का साइज पर, न्यूक्लियस मेरे पास ऐसा ही ऐसा है, ये प्रोटीन यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये भी मेरे पास इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, जीवन फेज में सबसे पहले क्या हुआ है, इसी तरह जीवन फेज जिसको हम गैप 1 भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ग्रोथ फेज, इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रोथ फेज, जहाँ पर क्या हुआ है, साइटोप्लाज्मिक एनहांसमेंट हुआ है। इसी को हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। क्योंकि जब ये डिवीजन हो जाता है मेरे पास, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस, तो उसके तुरंत बाद होता है, तो इसी वजह से इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। एस फेज होता है मेरे पास सिंथेसिस फेज, प्री सिंथेसिस फेज। क्वेश्चन आते हैं इन नामों से कि प्री सिंथेसिस फेज का नाम बताइए। ठीक है जी, इस वजह से ये बात बोली गई है। तो चीज देखिए यहाँ पर हमने क्या हुआ, देयर इज अ इंक्रीज इन सेल साइज, ओके डन, व्हाट इज, जीवन फेज खत्म, इतना ही है जीवन फेज खत्म। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे पास एस फेज यानी सिंथेसिस फेज में क्या होता है, ये देखिए, ये सेल, ये इसका न्यूक्लियस, ये प्रोटीन, ये है डीएनए, वही है जेनेटिक मैटर। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, तो सिंथेसिस फेज के अंदर मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास डीएनए, तो इस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, ये देखिए। तो क्या हो गया यहाँ पर, डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए का जो कंटेंट है वो बढ़ चुका है, अमाउंट यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि भैया वो बढ़ गया है, डीएनए डबल हो गया बेसिक। तो डीएनए सिंथेसिस अगर डीएनए कंटेंट इंक्रीज, जैसा लिखा होगा आप पढ़ेंगे, फ्रॉम 2C टू 4C, यानी कि 2 क्रोमोसोम से हमारे पास 4 क्रोमोसोम बन जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, लेकिन एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभी तो हमारे पास कंटेंट डबल हुआ है डीएनए, लेकिन ये सेल है, और जब इससे 2 सेल बनेगी तो इसकी पॉली 12 है, तो इसकी भी 12 है, इसकी तो हम कह सकते हैं डबल हो गया एक तरीके से, ये 2 और 2 2 4। लेकिन इस सेल की पॉली तो 12 ही है और इस सेल की पॉली भी 12 ही है, गॉट इट। दोनों सेल्स की पॉली यहाँ पर हमारे पास 2n हो। चलिए, ये काम होता है हमारे पास सिंथेसिस फेज में।
यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इंक्रीज आफ्टर दैट G2 फेज। ये फर्स्ट फेज आ गया हमारे पास G1 फेज, सेकंड फेज सिंथेसिस फेज, और उसके बाद तीसरा फेज हमारे पास G2 फेज है। G2 फेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, क्योंकि अब आगे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन से पहले हमारे को यहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू चलती है। तो मेरे पास यहाँ पर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है जिसका डीएनए कंटेंट बढ़ चुका है, ये प्रोटीन है। एंड व्हाट वी सी हियर, ये सेल, ये न्यूक्लियस जिसका डीएनए कंटेंट हो चुकी है, और ये दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। देखिए प्रोटीन का अमाउंट बढ़ गया है। Here is the प्रोटीन सिंथेसिस। तो G1 फेज एस फेज G2 फेज हमारी तरफ से फिनिश हो चुका है। बहुत सिंपल स्टेज, कुछ पेज में टफ नहीं था। अच्छा, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, ये जीनोट फेज मैंने जो बोला है सेनिसेंट फेज है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज भी बोला जाता है। इट आल्सो कॉल्ड द क्यूसेंट स्टेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेनिसेंट फेज वो फेज होता है जहां पर रिप्रोडक्शन खत्म होती है। तो कुछ सेल के अंदर ऐसा होता है जो सेनिसेंट फेज में चली जाती है, क्यूसेंट स्टेज बोला गया। हम कह सकते हैं वो डोरमेंसी स्टेट में चली जाती है एक तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, G2 फेज हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ होगी। ठीक, सॉरी डिवीजन हो गया, तो ग्रोथ हो गई, देन डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद मेरे पास दो सेल आ गई, साइटोकाइनेसिस हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, इन सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसी होती है जो सेल के अमाउंट को बढ़ाने के लिए दोबारा से एंट्री मार देगी। कहां पर थी, G1 फेज के अंदर। फर्दर इनके अंदर डिवीजन होगा, दो एक से फिर दो सेल बनेगी, फिर धीरे धीरे सेल 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 बनती चली जाएंगे। सेल 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 बिकम सेल सिस्टम, देन टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ सेल ऐसी होती है जो जीनोट स्टेज में एंट्री करने के बाद G1 फेज को एग्जिट कर देती है। वो चली गई मेरे पास यहाँ पर क्यूसेंट स्टेज में, तो उसको जीनोट स्टेज बोला जाता है, क्यूसेंट स्टेज बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है लेकिन वो डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, तो रखी रहती है, वही रहती है। समटाइम्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, चोट लग जाती है, कोई और इशू होता है, बॉडी को सेल्स की रिक्वायरमेंट है, देन वहां पर ये पहुंच जाते हैं पुराने दोस्तों की। चलिए कोई दिक्कत है तो अभी बताओ, चोट लग जाएगी तो वहां पर ये पहुंच जाए। तो क्यूसेंट स्टेज में डिवाइड नहीं करती एंड एग्जिट G1 फेज टू एंटर है इनएक्टिव स्टेज, जिसको जीनोट बोलते हैं। तो सेल इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डू नॉट प्रोलिफरेट, यानी डू नॉट डिवाइड हियर, एंड स्पेसिफिक डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंजरी और रिक्वायरमेंट। तब ऐसा होगा, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, तो मेरा इंटरफेस खत्म हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ एम फेज के बारे में, जिसके अंदर मेरे पास टोटल 4 स्टेप्स है, PMAT। फोर स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलो। चलिए, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेल का डिवीजन होता है स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से होता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो हमारा ग्रोथ फेज, आई फेज, इंटरफेज यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ये तीनों सब फेज मैंने आप लोगों को बताए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एम फेज के बारे में।
एम फेज यानी कि डिविजनल फेज, जिसके फर्दर 4 सब फेजेस हमारे पास यहाँ पर होते हैं, और एम फेज को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं माइटोटिक फेज। इसी को हम लोग यहाँ पर माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, या फिर हम इसको माइटोसिस भी बोलते हैं। और एम फेज के अंदर बेसिकली होता क्या है, देयर इज अ इक्वेशनल डिवीजन टेक्स प्लेस। यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होता है, और अगर यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसका मतलब कि ये कब हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हमेशा ड्यूरिंग ग्रोथ होता है। जब भी सेल की ग्रोथ होनी होती है, मतलब बॉडी की ग्रोथ होनी, तो एक सेल है उससे 2 सेल बनेगी, फिर 4 8 16 32 सेल, सेल से बिकम सेल सिस्टम, टिश्यू टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह के केस में जब मैं बता रहा हूँ कि एक सेल से बहुत सारी सेल सिस्टम बना, तो उस समय जो वहां जो डिवीजन चल रहा होगा वो मेरे पास गारंटेड कंफर्म यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन चल रहा होगा। एक और डिवीजन होता है जिसको मियोसिस बोलते हैं। एम फेज 2 तरीके का, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और वो हमेशा सिर्फ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। इक्वेशनल डिवीजन में मान लेते हैं सेल है जिसकी प्लॉइडी 12, तो जो नई सेल्स मेरे पास बनती है उनकी प्लॉइडी भी 2n ही होगी। उसकी प्लॉइडी भी यहाँ पर 2n और 2n ही होगी। तो इसके भी हमारे पास फर्दर पेजेस होते हैं, उन पेजेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको एम पेज, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। देखो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ प्रोजेनी 2n है, डॉटर सेल में भी सेम ही, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एन इक्वेशनल डिवीजन, इसी वजह से। तो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस को हम 4 स्टेजेस के अंदर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 4 स्टेजेस और डिवीजन। And it is really very essential to understand that cell division basically is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages के बीच में नहीं है, बट फिर भी हम आपको उसको 4 phases के अंदर कैटेगराइज करके बताते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पर प्रोफेज। तो जब हम प्रोफेज के बारे में बात करते हैं तो प्रोफेज में बेसिकली होता क्या है, ये सेल है मेरे पास, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल उलझे हुए धागों की तरह है बेसिकली यहाँ पर। इसके अंदर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स है, ये यहाँ पर लाइसोसोम्स है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मान लीजिए गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, ये यहाँ पर सेंट्रियोल है। बहुत सारी ऑर्गेनेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेल के ड्यूरिंग प्रोफेज। अब प्रोफेज के अंदर होता क्या है बेसिकली कि सेल के अंदर प्रोफेज में जितनी भी सेल ऑर्गेनेल होती है वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट करते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनेल डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म, यानी क्या होगा, ये मेरे पास सेल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डिसॉल्व, ये लाइसोसोम, ये राइबोसोम, प्रोटीसोम, जो भी चीज है, मतलब जो भी ऑर्गेनेल जनरली नेम बोल रहा हूँ, सारी चीजें ईआर, ये सब डिसॉल्व हो जाती है यहाँ पर। इवन जो मेरा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये भी डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देती है। तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है धीरे धीरे वो यहाँ पर क्या होगी, वो डिसॉल्व हो जाएंगी, यानी कि देयर इज न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियर एनवलप, सब 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 डिसअपीयर हो जाएंगे। ओके, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ पर सेंट्रियोल, लेकिन ये सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मूव्स को अपोजिट। सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। इनके अंदर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए मैं खाली कर देता हूँ थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हुआ आपको प्रॉपर। तो सारी चीजें साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व से सेंट्रियोल बचेंगी जो डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की तरफ को मूव कर, और इन्हीं में से कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर निकल जाती है, ये देखिए, जिनको मैं बोलता हूँ स्पिंडल फाइबर।
स्पिंडल फाइबर की देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ से टॉप से बॉटम से अगर मैं या फिर बैक से और फ्रंट से कि नैरो है बीच में से वाइड है, ऐसी शेप को स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं ठीक सेम टाइम पर जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेरे पास उलझे हुए धागे होते हैं, जिनको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर क्रोमैटिन। मैं जूम करके बाहर निकाल देता हूँ, ये देखिए दीज आर द क्रोमैटिन, ये जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमैटिन होते हैं, जो एंटेंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, समझने लग जाएंगे एंड दे बिकम कंडेंस, ये कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंसेशन किस तरीके से होता है कि मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था। यहाँ पर कंडेंसेशन होता है बेसिकली देयर इज इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड फॉर्मेशन हो जाती है जी क्रोमोसोम। इस तरीके से। तो ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं इंटरफेज के अंदर। तो एक ही चीज इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, जो भी मेरे पास रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू क्रोमैटिड्स कंडेंस हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर स्पिंडल फाइबर में से यहाँ पर हम लोग ये स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हुए हैं सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है जो यहाँ से निकल रही है ये असेंबल हो जाती है माइटोटिक स्पिंडल में। ये स्पिंडल फाइबर तो माइटोटिक डिवीजन के अंदर तो माइटोटिक स्पिंडल बोला गया है। न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस सब 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 डिसअपीयर हो गए ड्यूरिंग द ट्रोफी। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी, एक चीज हो रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट फॉलो विच फेज। तो ये एस फेज और जी टू फेज को फॉलो करता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है मेरे पास, तो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आता है सेकंड स्टेप में मेरे पास मेटाफेज। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर एम फेज मेटाफेज। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल एंड शॉर्ट है, इज अ सिंपल एंड शॉर्ट स्टेप। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंपल एंड शॉर्ट स्टेज का नाम बताइए ड्यूरिंग डिजिटल फेज। तो वो हमारे पास मेटाफेज कहलाता है। ठीक है जी, इस फेज के अंदर क्या होता है कि ये सेल स्पिंडल फाइबर्स निकल चुके हैं। तो इसमें एक तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन के अंदर अरेंज हो जाएंगे प्रॉपर, एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे। ठीक, आप ध्यान से देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बना लिया जी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट, इसको बोला गया है यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बोला गया है। ठीक है, इसको यहाँ पर बोला गया मेटाफेज प्लेट। और इसी दौरान हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए ये क्या है मेरे पास, ये देखिए ये क्रोमोसोम है, ऊपर वाली नीचे वाली स्ट्रक्चर क्रोमैटिड्स हमारी कहलाती है। और मैं देखता हूँ बीच वाली स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर है, लेकिन इसी के ऊपर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, दीज आर टर्म्ड एज काइनेटोकोर। तो बेसिकली होगा क्या कि जो सेंट्रियोल मेरे पास यहाँ पर थी दोनों तरफ, उनमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और वो अटैच होते हैं किससे, इन काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये देखिए ये यहाँ पर सारे के सारे क्या हो गए भाई, अटैच। ये वाला अटैच नहीं हुआ लेकिन ये वाला अटैच हो गया, ये वाला ऐसे निकल गया, ये वाला फर्दर अटैच हो गया, ये वाला फिर ऐसे। कुछ स्पिंडल फाइबर्स हैं जो अटैच हो जाते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि अटैच नहीं होते हैं यहाँ। चलिए, तो मेटाफेज बेसिकली एक ऐसी स्टेज है माइटोसिस की। मैं ये जो भी बात आपको बता रहा हूँ वो यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में बता रहा हूँ। तो इन विच कंडेंस एंड हाईली कॉइल्ड क्रोमोसोम्स कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अलाइन हो जाते हैं मिडिल ऑफ द सेल बिफोर बीइंग सेपरेटेड इनटू ईच ऑफ द टू डॉटर सेल। ये सिंपल एंड शॉर्ट स्टेज है माइटोसिस की, यानी कि लगभग लगभग 2 से 10 मिनट तक, 2 से 10 मिनट। इस वजह से यहाँ पर इसके ऊपर पूछा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चे। एंड इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारे पास ये सारे क्या है, ये स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द सेल, सेल के सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। क्रोमोसोम जो इरेगुलर होते हैं दे कम टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द स्पिंडल, इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए। ठीक, किसी किसी बुक को हो सकता है हॉरिजॉन्टल दिखाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वर्टिकली अरेंज करे यहाँ पर। क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेट एज इक्वेटोरियल प्लेन, जिसको मैंने बोला है यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बोला है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर मेटाफेज प्लेट। अब आप देखेंगे कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे हैं जो बाहर से बाहर निकल, समझ रहे, और कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे हैं जो कि अटैच है यहाँ पर। देखो मान लीजिए स्पिंडल फाइबर इस तरीके से बाहर, एक हो गया जो अटैच है, और एक ऐसे है जो काइनेटोकोर के ऊपर अटैच नहीं है। तो जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे ग्रीन वाला है, इसको बोलूंगा यहाँ पर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। दीज आर टर्म्ड एज क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर से ये हमारे पास, ठीक है, या फिर इन्हीं को बोला जाता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, क्योंकि उसी से अटैच है। इन्हीं को बोला जाता है टेक्टाइल फाइबर्स, टेक्टाइल स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि पूरा एरिया एक तरीके से कवर कर। अब जो बच गए, जो इनके काइनेटोकोर के ऊपर अटैच भी नहीं है, वही कहलाते हैं मेरे पास यहाँ पर पोलर स्पिंडल फाइबर, पोलर स्पिंडल फाइबर्स, या फिर इन्हीं को मैं बोलता हूँ इंटरपोलर इंटरपोलर फाइबर्स की यहाँ पर इनको बोला गया है, यानी को स्पिंडल पोलर फाइबर्स भी बोला गया, ठीक है, स्पिंडल पोलर फाइबर्स की यहाँ पर इनको बोला जाता है, जो कि अटैच यहाँ पर नहीं होते। तो दिस हैपेंड ड्यूरिंग द मेटाफेज, ये काम कब होता है, ये काम होता है बच्चों मेटाफेज के दौरान। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होती है एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, जहां पर इन्होंने यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बनाई। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप मेरा एनाफेज, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर टेलोफेज। एनाफेज के बारे में बात करेंगे हम यहाँ। देखो एनाफेज के बारे में जब मैं बात करता हूँ, जो मेरा थर्ड स्टेप, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जो स्पिंडल फाइबर अटैच है जो स्पिंडल फाइबर है यहाँ पर, ये देखिए मेरे पास, थैंक यू, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, और ये आपके इसके ऊपर अटैच है, ये इसको इस तरीके से खींच देंगे और ये डिवाइड हो जाता है हमारे पास इस तरीके से, आधा इधर और आधा इधर। तो बेसिकली एनाफेज के अंदर यहाँ पर हुआ क्या है, सेंट्रोमेयर हमारा स्प्लिट हो जाता है, और जो क्रोमेटिड होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, एंड दीज क्रोमेटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल की तरफ को हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर रोटर न्यूक्लियस के हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, और आफ्टर दैट हमारे पास फेज आता है फोर्थ फेज, दैट इज द टेलोफेज। फिर आता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर टेलोफेज के दौरान क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना, तो एक शो कराए लेकिन बहुत सारे होते हैं, तो इनका पूरा का पूरा ना एक तरीके से क्लस्टर अरेंज हो जाता है अपोजिट पोल पर। ये देखिए जितने भी आपके स्पेक्ट्रम फाइबर उस हिसाब से आप ये देखिए कि यहाँ पर सारा का सारा क्रोमोसोम अरेंज होता है। अब ये सारा काम कहाँ चल रहा है, लेकिन सेल के, तब ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे टेलोफेज में
जो न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ था टेलोफेज के दौरान, वो क्रोमोसोम का क्लस्टर बन गया और जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया था वो धीरे धीरे असेंबल होने लगता है, धीरे धीरे असेंबल हो जाएगा। इसका मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर, देन न्यूक्लियोलस, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो दोबारा से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं टेलोफेज में। और देन उसके बाद में आएगा यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के दौरान दो सेल मेरे पास यहाँ पर बन जाती है, तो जिनकी प्लॉइडी 2n ही है, जो डॉटर सेल है, और पेरेंट सेल जो थी हमारे पास वो 2n से स्टार्ट करेगी। तो दिस इज द एम फेज, माइटोसिस फेज कह दीजिए, माइटोटिक फेज कह दीजिए, जहां पर टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो गई, एंड इट इज द डिवीजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद। अब ये जो साइटोकाइनेसिस हो तो गई, लेकिन एनिमल्स के अंदर एनिमल साइटोकाइनेसिस होती है, प्लांट सेल के अंदर प्लांट साइटोकाइनेसिस होती है, दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती